नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस में। तो आज का हमारा विषय है भारत की एक महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने भारत के सामाजिक क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया। इन्हें भारत की पहली शिक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। ये दौर है उस समय का जब भारत में हमारे समाज के अधिकांश वर्गों की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। उस समय एक नाम उभर कर आया जिसने देश की सीरत और सूरत बदल दी। सावित्रीबाई फुले। फुले दंपति ने भारत में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया कि जिसका परिणाम बहुत सुखद हुआ बाद में। तो आज बात करते हैं इनके जीवन की और इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कामों की। शुरुआत करते हैं दोस्तों सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र स्टेट है वर्तमान में, उसका एक जिला है सतारा। सतारा जिले के नायगांव में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म से ही माता सावित्रीबाई फुले बहुत क्यूरियस किस्म की महिला थी। हमेशा जानकारी रखने का प्रयास करती थी कि समाज में होते हुए परिवर्तन को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते थे। समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सी बातों को एक तार्किक तरीके से सोचने का प्रयास करते थे। लेकिन देखिए उस समय का समाज क्योंकि बहुत एक हम कह सकते कि संकुचित समाज था, बहुत आगे बढ़ने के अवसर नहीं थे और खास करके महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी उस समय तक। तो इनका नाम बचपन का नाम सावित्री था और इनके पिता का नाम खंडोजी पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी पाटिल था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में यानी सिर्फ 9 साल की उम्र में ही माता सावित्रीबाई फुले का विवाह हो जाता है ज्योतिबाराव फुले से। और पेशे से ये माली समुदाय से थे। माली जो किसी स्टेट में एससी की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पर महाराष्ट्र में जो है माली समाज जो है वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिला के जिसको हम शूद्र अतिशूद्र समाज कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इनकी कहानी की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 9 साल की उम्र में शादी हो गई। उस समय तक इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था क्योंकि समाज का उस समय ढांचा कुछ ऐसा बना हुआ था कि उस समय बहुत ज्यादा अवसर नहीं थे पढ़ाई लिखाई के लिए, और महिलाओं को तो वैसे भी पढ़ने नहीं दिया था क्योंकि उस समय तक का जो ट्रेंड था समाज का कुछ इस तरह से था कि उस समय तक हम महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तुएं समझते थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट या उनके इमोशंस की कदर नहीं की जाती। लेकिन जब इनकी शादी हुई मात्र 9 साल की उम्र में, तो इनके पति ज्योतिबाराव फुले, क्योंकि उन्हें खुद भी बहुत रुचि थी अध्ययन में, पढ़ने में, तो इन्होंने क्या करा कि अपनी पत्नी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि इनका मानना था कि अगर समाज में आपने समाज को जागृत करना है और समाज से तमाम तरह की कुरीतियों को समाप्त करना है, तो सबसे बड़ा जो साधन है वो है शिक्षा। क्योंकि जब समाज शिक्षित होता है तो बहुत सारी जो कमियां या खामियां हैं वो स्वतः ही खत्म होने लगती है। क्योंकि अभी तक जो समाज में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं उसका एक कारण ये भी है कि समाज में लोगों को पता ही नहीं है कि उसका कारण है क्या। जब समाज का लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वो बातों को जो लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू करते हैं, वो बातों की गहराई को समझते हैं कि कारण क्या है और इसका परिणाम क्या होगा, और हर समस्या को जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं। तो यही हुआ। तो ज्योतिबाराव फुले इनके जो पति थे, इन्होंने इनको घर में ही शादी के बाद जो पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। तो सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या सामाजिक प्रयास किए। 19वीं शताब्दी में
जब भारत में कुछ ही मिशनरी स्कूल थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी आम लोगों को। देखो, जो तो वेल एजुकेटेड फैमिलीज थे, राजे रजवाड़े थे, और लोग तो पढ़ लेते थे, उनको तो दुविधा नहीं थी। यहाँ पर समस्या थी समाज के आम वर्गों को, यानी समाज का जो निचला तबका है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है अधिकारों से, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दे रहा था। और खास करके जो हमारी महिला वर्ग है, महिलाओं को तो उस समय तक पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। तो इन्होंने जो है पहला सामूहिक प्रयास किया, पति और पत्नी ने, सावित्रीबाई फुले ने, इन्होंने अपने हस्बैंड ज्योतिबा फुले के साथ एक प्रयास किया। और मात्र उस समय इनकी उम्र थी 17 साल, जब इन्होंने जो है वो पहला स्कूल खोला भारत में 1848 ईस्वी को, और वहां पर महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। देखिए, समाज का ढांचा मैंने आपको बोला कैसा था। समाज में उस समय जो हम कहते हैं ना कि भारत कौन सा है, पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुषों को अधिक तवज्जो दी जाती है महिलाओं से, डिसीजन भी वही फाइनल लेते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने वहां पर पूरी तरह से अपोज कर दिया इस बात को, और महिलाओं को बहुत प्रेरित किया कि महिलाओं को जो है आगे आना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि अगर महिला शिक्षित होगी तो अपने अधिकारों को लेकर क्या रहेगी, अवेयर हो जाएगी और एक सम्मान पूर्वक जीवन जिएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पुरुष पढ़ता है तो एक परिवार का नाम रोशन करता है, एक कुल को रोशन करता है। लेकिन जब महिलाएं पढ़ती है तो वो दो दो कुलों का नाम रोशन करती है, मायके का भी और अपने ससुराल का भी। तो 1848 का वो दौर था जब फुले दंपति ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। उसके बाद इन्होंने अहमदनगर और महरवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये दौर इतना आसान नहीं था दोस्तों। जब इन्होंने लड़कियों या महिलाओं को पढ़ाना शुरू करा तो समाज में तमाम तरह का दबाव इनके ऊपर डाला गया, क्योंकि ये माली जाति से थे, यानी ओबीसी समाज से थे। तो उस समय का जो अपने आप को हाई सोसाइटी कह सकते हैं, उच्च समाज है, वो नहीं चाह रहा था कि ये समाज को इस तरह से ढाले, इन सबको शिक्षित करे। क्योंकि एक शिक्षित समाज जो है वो किसी का गुलाम नहीं होता है। शिक्षित समाज को दबाना इतना आसान नहीं होता है, शिक्षित समाज के अधिकारों का हनन करना इतना आसान नहीं होता है। तो वो लोग जिनका काम चल रहा था हमारे उन समाज को डोमिनेट करने से, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इनको जो है तमाम तरीके से प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से, कई बार शारीरिक रूप से। इनके ऊपर गोबर फेंका जाता, मिट्टी फेंकी जाती थी, गारा फेंका जाता ताकि ये गांव में प्रवेश ना करे। लेकिन इन्होंने अपने मिशन को नहीं रोका। तमाम तरह का दबाव होने के बावजूद भी फुले दंपति ने बढ़ चढ़कर प्रयास किया और समाज में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भरपूर सहयोग किया। और इन्होंने गांव गांव में जाकर महिलाओं को संगठित करना शुरू कर दिया, उन्हें पढ़ाई का महत्व बताना शुरू कर दिया। हम कहते हैं ना वर्तमान में भी कि एजुकेशन इज थर्ड आई, शिक्षा तीसरी आंख होती है। तो वही काम इन्होंने 1848 ईस्वी में इसकी नींव रख दी थी स्कूल खोलकर। और उसके बाद इन्होंने गांव गांव में जाकर के महिलाओं को और वंचित वर्गों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें मोटिवेट किया कि वो अपने बच्चे को स्कूल में डाले और उन्हें पढ़ाए लिखाए। फिर 1851 तक आते आते फुले परिवार ने जो है अपने स्कूल को इतना बेहतर कर दिया कि इन्होंने भारत में जो है वो स्कूल उनके बढ़कर 3 स्कूल हो गए। पहले एक स्कूल खोला था, उसके बाद इन्होंने 2 और स्कूल खोले और इन्होंने जो है वो कोशिश की कि अब ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को और शिक्षित किया जाए। 1949 की घटना है जब इनका घर में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था। देखिए, कहते हैं कि उस समय का दौर था जब बहुत ज्यादा हम समाज के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर सकते, तो क्योंकि माली समुदाय से, तो माली समुदाय का काम क्या होता है, पौधे लगाना, पौधों में पानी देना, ये सब छोटे मोटे काम। तो समाज में एक युद्ध इनके खिलाफ विचार चल पड़ा कि आप जो कार्य कर रहे हैं पठन पाठन का, ये समाज के विरुद्ध है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और घर में क्लेश हो गया तो फुले दंपति को जो इस कारण से अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा।
लेकिन इन्होंने घर परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। समाज ने तमाम तरीके का प्रयास किया इनको पीछे धकेलने का, लेकिन ये पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते गए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाते गए। तो ये 1949 की घटना है जब इन्हें घर से निकाल दिया गया, ये कहकर कि आप जो कार्य कर रहे हैं लोगों को पढ़ाने लिखाने का, ये बेकार काम है, ये नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। 1954 में इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी जिसमें काव्य पुले, 52 काशी सुकाए रत्नाकर, ये सब प्रकाशित किए। और साथ में इन्होंने एक कविता लिखी थी पुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, गो गेट एजुकेशन, जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। इन्होंने बोला था कि अगर आप में समाज में कुरीतियों से लड़ना होगा, उसके लिए पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप रणभूमि में गए तो आपकी हार तय है। 1952 में क्या हुआ था, इन्होंने एक संस्था बनाई थी जहां पर इन्होंने महिलाओं को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया था। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो बच्चे होते हैं अधिकांश वो महिलाओं के पास रहते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पिताजी या जो पुरुष होता है अधिकांश उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है परिवार का खर्च चलाने के लिए, तो उसे जो आजीविका जुटाने के लिए इधर उधर काम के लिए जाना होता है। तो बच्चा अधिकांश समय किसके पास रहता है, मम्मी के पास रहता है, माता के पास रहता है। तो अगर माता पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे को भी सही दिशा देने का प्रयास करेगी, उसे पढ़ाएगी लिखाएगी। और कहा भी जाता है ना कि हमारी जो माता होती है वो किसी बच्चे की प्राथमिक शिक्षिका होती है, पहला गुरु माता को माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं पढ़ेगी, महिलाएं अवेयर रहेगी अपने अधिकारों के प्रति, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे नई पीढ़ी पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा। और जैसे हमारी नई पीढ़ी होगी हम लगभग अपने समाज को भी वही आकार देने में सक्षम होंगे। फिर 1952 में उन्होंने एक कैंपेन चलाया था विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ। देखिए ये वो दौर था जब कहते हैं ना भारत में एक प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा, जिसको भारत में जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बैन कर दिया था। सती प्रथा, सती प्रथा एक बहुत ही गलत ट्रेडिशन था हमारे समाज में, और हमें खुलकर कहना चाहिए कि समाज में जो भी कमियां या खामियां हैं उसका विरोध बिल्कुल खुलकर करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, ठीक है, चाहे आपका हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है या सिख समाज है। अगर किसी भी समाज में किसी भी तरह की कुरीति है उसे बिल्कुल उसके खिलाफ बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए उस समय भी क्या सती प्रथा का दौर था। सती प्रथा का मतलब है कि अगर किसी भी महिला का पति मर जाता था तो पत्नी को जो है वो आग में जिंदा जला जाता था। देखिए कितनी बड़ी प्रथा थी ये। तो इन्होंने जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ उन्होंने भी क्या है स्ट्रिक्टली बोला भाई कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सती प्रथा को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, भारत में बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी कुरीति है। उसके बाद हमारे समाज की कुछ सोच ऐसी थी कि जिसका पति मर जाता था हम उसको बोलते भाई ये तो क्या है अभागन है, इसने अपना पति, इसका पति मर गया। देखिए अगर किसी का पति मरता है तो उसमें उस महिलाओं की क्या गलती थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इन्होंने जो है वो विधवा पुनर्विवाह का बहुत समर्थन किया। इन्होंने कहा कि यदि अगर किसी पति की पत्नी मर जाती है तो पति के ऊपर तो कोई एज इट इज इस तरह के एलिगेशन नहीं लगते हैं, तो फिर पत्नी के ऊपर या महिला के ऊपर ही ऐसे एलिगेशन क्यों लगते हैं। अगर पति अपनी पत्नी के देहांत के बाद दोबारा शादी कर सकता है तो पत्नी अपनी दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती। और बात सही भी है, अगर जीवन जीने का अधिकार सबको है, अगर पुरुषों को जो है जीवन जीने का स्वतंत्रता के अधिकार है तो पत्नी को क्यों नहीं, महिलाओं को क्यों नहीं। तो इन्होंने बहुत वकालत की किसकी, विधवा पुनर्विवाह की, और एक सम्मान पूर्वक दृष्टि देने का प्रयास किया कि अगर किसी का पति मर जाए तो इसमें पत्नी की या महिला की कोई भूमिका नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो पति का एक्सीडेंट हो जाता है, पति मरता है कार एक्सीडेंट में, पत्नी बेचारी घर में, इसमें पत्नी की क्या गलती है, महिला की कोई गलती नहीं है। तो इन्होंने प्रयास किया भाई इनको जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए समाज में, इसमें विधवा की कोई गलती नहीं है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भरपूर समर्थन किया उस समय के डेट में भी जब समाज बहुत रूढ़िवादी और कट्टर किस्म का था। फिर देखिए हमारे समाज में वर्तमान में भी कुरीति है, भ्रूण हत्या। हम क्या करते हैं
कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर लेते हैं कि हमारे जो भ्रूण है वो उसका किस्म क्या है, यानी पेट में बेटा है या बेटी है। और अधिकांश समाज में ऐसा देखा गया है कि अगर भ्रूण जो है वो लड़की होती है तो उसे हम गिरा देते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में खैर ये लीगल ऑफेंस तो है ही, गैर कानूनी है, लेकिन सोच समाज में बात है सोच की हो रही है। देखिए उस समय इन्होंने वकालत की थी 1863 में भ्रूण की हत्या की रोकथाम, कि बेटा हो या बेटी सबका समान अधिकार है जीने का। ठीक है, और दोनों को जो बराबर दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट हम बेटे को देते हैं उतनी रिस्पेक्ट हमें बेटी को भी देनी चाहिए। ठीक है, तो 1963 में वकालत की थी सावित्रीबाई फुले ने भ्रूण हत्या की रोकथाम की। फिर 1990 आते क्या होता है, इनके पति ज्योतिबाराव फुले का निधन हो जाता है। और उस समय तक क्या माना भाई, अगर पति का देहांत होता है तो पुरुष ही क्या देता है, मुखाग्नि देता है। लेकिन इन्होंने समाज में जो उस समय तक का ट्रेंड था ना, उन्हें उसको नकार दिया और इन्होंने खुद अपने पत्नी को जो है वो मुखाग्नि दी थी। ठीक है, फिर एक संस्था की स्थापना की गई थी ज्योतिबाराव फुले के द्वारा 1863 के आसपास, जिसको हम सत्य शोधक समाज के नाम से भी जानते हैं। देखिए उसके बाद फुले की डेथ के बाद इन्हें एक्टिवली रहना पड़ा इसमें सत्य शोधक समाज में, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सत्य शोधक समाज एक ऐसा संगठन था जिसका मूल उद्देश्य 2-3 बिंदु था। जिसे पहले इसका जो पहला प्राथमिक उद्देश्य था वो था महिलाओं के लिए शिक्षा। इसके अलावा समाज में जो शोषित, वंचित या पीड़ित तबका है, जिसको उस समय के डेट में शूद्र, अतिशूद्र या अनटचेबल, अछूत मानते थे हम, उनको शिक्षा के केंद्र में लाना और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना, ये मूल उद्देश्य रखे गए थे सत्य शोधक समाज के। तो सत्य शोधक समाज ने बहुत प्रयास किया उस समय के डेट में कि वो जो है वो हमारा जो निचला तबका है उसको मुख्य धारा में लाए और उसे जो है वो शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। और सत्य शोधक समाज ही ऐसा समाज था, उसने बोला भाई हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अगर ना हो तो भी काम चल सकता है। जैसे शादी ब्याह में हमारे यहाँ क्या होता है, दहेज है, फिर पूजा अर्चना, बहुत सारी चीजें जो हम मानते आए हैं, ये हमारी आस्था का विषय है। इन्होंने बोला भाई बहुत सारी चीजें ऐसे जो समाज में अगर ना हो तो भी काम चल सकता है। जैसे वर्तमान में हमारा जो शादी होती है जिसको हम कोर्ट मैरिज बोलते हैं, तो कोर्ट मैरिज में ऐसी जिसको फॉर्मेलिटी नहीं होती है, तो इन्होंने बोला भाई अगर आपने शादी करनी है तो क्यों ना हम सिंपल तरीके से भी शादी की जा सकती है। और इनका पहला उदाहरण 1873 की बात है, जब ये समाज की स्थापना हुई थी। इन्होंने बहुत सारी शादियां ऐसी करे जिसमें रूढ़िवादी परंपराओं को नकार करके सिंपल तरीके से शादी कराने का इन्होंने आह्वान किया था समाज से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महिला शिक्षा के अलावा, तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन योगदान दिया। यानी हमारे समाज में तमाम तरह की जो कुरीतियां थी इसको जड़ से खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और समाज को एक दिशा भी दी कि समाज को जो है किस तरह समस्याओं को देखना चाहिए और उस समस्या का किस तरह से समाधान किया जा सकता है, और एक नई दृष्टि दी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी हमारा जो माइंड सेट है कुछ इस तरह से बना हुआ है, कहीं ना कहीं आज भी समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम गलत मानते हैं। ठीक है, महिलाओं का अधिकार गलत मानते हैं। कहीं कहीं समाज में ऐसा होता है जहां पे अब भी क्या है, महिलाओं के पास शिक्षा ना के बराबर है। देखिए हमारे समाज में जो महिला है वो छोटा मोटा सेक्शन नहीं है। यदि भारत में अगर कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास है तो लगभग 70 आधी आबादी, लगभग 48% जो हमारी आबादी है वो भारत में महिलाओं की है। अगर दोनों को समान अवसर देंगे तभी तो समाज आगे बढ़ पाएगा। अगर हम एक समाज को, यानी महिला समाज को आगे ही नहीं आने देंगे, देश कैसे तरक्की करेगा। तो सावित्रीबाई फुले एक ऐसी समाज सेविका थी जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह का प्रयास किया 19वीं शताब्दी में।
और 19वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन समाज सुधारक में से एक थे हमारे सावित्रीबाई फुले। फिर होता क्या है कि 1997 10 मार्च 1997 को इनका देहांत हो जाता है। रीजन क्या रहता है कि देश में उस समय प्लेग या इस तरह कुछ बीमारी फैली थी, तो ये पेशेंट की केयर कर रही थी, तो पेशेंट की केयर करते करते ये बीमार पड़ जाते हैं और 1897 आते आते इनका देहांत हो जाता है। तो इनके जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये, पहली शिक्षा क्या मिलती है कि समाज को जो है ना संगठित होकर प्रयास करना चाहिए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दूसरा, समाज में कुरीति चाहे उस समय की डेट की रही हो या वर्तमान में जो कुरीति है, कुरीति के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरा, कि समाज में चाहे कोई भी वर्ग है, चाहे आपका ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, जनरल वर्ग है या अदर कोई वर्ग है, समाज में सभी वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार है। तो हमें समाज में सभी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। चौथी जो इंपॉर्टेंट शिक्षा इन्होंने दी हमें, उन्होंने बोला भाई हमें जो अननेसेसरी जो रूढ़िवादी चीजें है, रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठकर जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ इससे वीडियो से जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।